नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ वर्षा सिंह। राज्य के पुलिस महानिदेशक का पद संभालने के बाद से ही अशोक कुमार जी लगातार पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए कार्य कर रहे हैं। महाकुंभ को देखते हुए भी उत्तराखंड पुलिस के सामने इस समय बड़ी चुनौती है, क्योंकि महाकुंभ में शामिल होने के लिए, स्नान में शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में लोग हरिद्वार पहुंचते हैं। ऐसे में भीड़ को नियंत्रित करना, यातायात को संभालना और उसके साथ ही कोरोना की वजह से जिम्मेदारियां कई गुना बढ़ गई हैं। तो इसी पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राज्य के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार जी। तो अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये जो पुलिस परिवार का मुखिया बनने के बाद, राज्य का पुलिस महानिदेशक बनने के बाद आप पहली बार हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई भी। जी, बहुत धन्यवाद जी। तो कुंभ से शुरुआत करते हैं हम, क्योंकि महाकुंभ हमारे ठीक सामने है और एक बड़ी चुनौती होगी इस बार कुंभ में भीड़ को नियंत्रित करना और सुरक्षा के लिहाज से भी। देखिए, कुंभ तो हमेशा से ही पुलिस के लिए चुनौती रहा है, चाहे हरिद्वार कुंभ हो या इलाहाबाद कुंभ हो या उज्जैन नासिक में हो। तो हमारा इस बार पूर्ण कुंभ है, अर्ध कुंभ नहीं है। पूर्ण कुंभ में हमेशा भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, अखाड़े भी आते हैं, शाही स्नान होते हैं, तो बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य हमेशा से रहा है। इस वर्ष उसमें ऐड हो गई है कोरोना की चुनौती, क्योंकि एक तो कोरोना की वजह से एग्जैक्टली आंकलन नहीं हो पा रहा कि कोरोना अंतिम रूप से क्या करवट लेगा। अगर कोरोना पूरी तरह खत्म हो जाता है अप्रैल तक, क्योंकि पीक डे जो है 14 अप्रैल है कुंभ का। अच्छा, हाँ जी, अगर तो तब तक कोरोना पूरी तरह खत्म हो जाता है तो भीड़ पूरी होगी, रेस्ट्रिक्शंस भी खत्म हो जाएंगे। अब जैसे वैक्सीन आ चुकी है, कोरोना दिन बाई दिन दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। और अगर कोरोना खत्म नहीं हुआ, जैसे नए नए स्ट्रेन आ गए, ब्रिटेन में दोबारा लॉकडाउन लगा, तो अगर अभी तो 2.5 महीना दूर है ये मेन डे जो है, 2.5 से 3 महीना, तो उसको अगर कोरोना के रेस्ट्रिक्शंस बने रहे या कोरोना का डर बना रहा तो भीड़ उतनी नहीं होगी। फिर हमें कोरोना को देखते हुए उसकी कोरोना की गाइडलाइंस का भी पालन कराना होगा। लोग बाग टेस्ट करवा करके आएँ और रजिस्टर करा करके आएँ। तो ये सारे जो है अंतिम स्वरूप इन सब पे कोरोना की करवट पे डिपेंड करेगा। किंतु हम अपनी ओर से पूरी तैयारी कर रहे हैं कि जो कुंभ की चुनौती मुख्यतः क्या होती है, भीड़ नियंत्रण, कोई स्टैम्पेड ना हो जाए, ठीक है, ट्रैफिक नियंत्रण, गाड़ियाँ सब ब्लॉक ना हो जाए, सब कुछ रास्ते ब्लॉक, पार्किंग ब्लॉक, तो कहाँ जाएंगे लोग, ठीक है। और तीसरी होती है कि कोई बहुत सारे राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, वो भी कुछ न कुछ सैबोटाज का प्रयास करते रहते हैं। तो ये सब चुनौतियां हमारे सामने हैं, ये ट्रेडिशनल हैं, ये बड़ी चुनौती हैं। बहुत बड़ी तैयारियों के बावजूद घटनाएं होती रही हैं भूतकाल में, आपको पता है, पूर्व में हरिद्वार भी हुई हैं, इलाहाबाद भी हुई है। तो हमारे यहाँ पूरी तैयारी है कि इस बार कोई किसी तरह की घटना न होने पाए, दुर्घटना न होने पाए और कुंभ पूर्णतः सुरक्षित हो। और अभी मकर संक्रांति का भी स्नान हुआ, उसमें भी बड़ी संख्या में लोग आए हरिद्वार। जो एक्सपेक्टेड था लगभग उतने ही 6-7 लाख लोग आए। तो न मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा आए, न बहुत कम, जो एक्सपेक्टेड लेवल के लोग आए। जो मुख्य दिन है 14 अप्रैल जो मैं बोल रहा हूँ, उस पर 1 करोड़ से भी ज़्यादा पार कर जाते हैं लोग। तो हाँ, मेन तैयारी हमारी उसकी है, उससे पहले रिहर्सल है। नहीं, तो ये मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि इतने जो लोग आएंगे, तो कोरोना, चूँकि एक तो भीड़ है और यातायात है, ये तो रहता ही, ये चुनौती रहती है, लेकिन कैसे टेस्टिंग होगी, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, ये अपने आप में एक बहुत। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि कोरोना के रेस्ट्रिक्शंस कितने रहते हैं तब तक उसका उस पर बहुत डिपेंड करेगा। ये भी पॉसिबल है। अभी इलाहाबाद में भी माघ मेला चल रहा है, उन्होंने कहा अभी 5 दिन पहले का RT-PCR टेस्ट किया हुआ होना चाहिए जो लोग आए, और अपने को रजिस्टर जरूर करा ले। एक होता है कि बहुत लोग उसी दिन आके चले जाते हैं, बहुत लोग जो है वहीं नाइट होल्ड करते हैं। तो ये हो सकता है कि जो नाइट होल्ड करेंगे, जो रात रुकेंगे, वो जरूर उनकी जरूर टेस्टिंग हो। तो ये अंतिम स्वरूप इसका अभी फाइनल नहीं हुआ है, जैसे मैंने किस कहा। तरह से हम टेस्ट करेंगे और क्या तरीका होगा। और वैसे मौजूदा व्यवस्था क्या है? अगर कोई बाहर से हरिद्वार आ रहा है तो उसको अपनी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना होगा, दिखाना होगा? देखिए, आज की तारीख में तो मैंडेटरी नहीं है ये, नॉर्मल डेज में तो जो रजिस्ट्रेशन कराना है, जो भी उत्तराखंड आना चाहता है, अदरवाइज कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। किंतु जो स्नान के दिन हम रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, अभी जो 14 जनवरी को मकर संक्रांति का स्नान गया, उसमें भी एडवाइजरी जारी हुई थी जिलाधिकारी की ओर से कि भाई जो लोग आए टेस्ट करा करके आए।
है ना। तो इसी तरह का हर स्नान से पूर्व कॉल ली जाएगी जिला प्रशासन द्वारा, जैसे मैंने कहा स्थिति को देखते हुए। और हो सकता है कि जो कुंभ का जो नोटिफिकेशन है वो 11 मार्च के स्नान से शुरू हो रहा है जी, 11 मार्च और फिर को अप्रैल पहला शाही स्नान है। हाँ, तो जो शाही स्नान, तो उससे पहले एक डिसीजन हो जाएगा। तो वो डेट भी अभी 1-1.25 महीना दूर है जी, है बिल्कुल। ना। तो जैसे मैंने कहा कि कोरोना की करवट फाइनली किधर को जाती है उस पर भी डिपेंड करेगा। और ये भी है कि एक तो हरिद्वार में आए, दूसरा घाटों पर भीड़ को नियंत्रित करना। तो क्या जो स्नान के दिन होंगे उस दिन किस तरह से रजिस्ट्रेशन ही कराना होगा ताकि एक सीमित संख्या में लोग घाट पर रहें, उसको किस तरह? देखिए उसके लिए भी हम बहुत सारे हमारी मेथडोलॉजीज होती हैं। इस बार घाट कई किलोमीटर घाट और बढ़ा दिए गए हैं। मुख्य जो गंगा जी की मुख्य धारा है, तो हर की पैड़ी की धारा एक मुख्य धारा है, उस पर भी बहुत सारे घाट बन गए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि लोग बाग उन पे नहा लें जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, ये हमारा प्रयास रहेगा। और इसके एक हम कुछ होल्डअप एरियाज भी बनाते हैं। मान लिया घाटों में भीड़ है तो कुछ लोगों को कुछ देर के लिए उन होल्डअप एरियाज में रोक देते हैं, तो वो भी हमारी एक स्ट्रेटजी होती है। और इसी तरह से इवन जो बहुत ज़्यादा भीड़ आ जाती है तो कई बार हम हरिद्वार के आउटर पे भी उनको कुछ देर के लिए 1-2 घंटा के लिए होल्ड अप करा देते हैं। ठीक है, ताकि भीड़ को इस तरह से कंट्रोल किया जा नियंत्रित ढंग से उसको हम वो कर सकें। जी, और ये अभी वैक्सीनेशन का प्रोसेस चल रहा है। अभी पुलिस विभाग ने भी अपने एक अधिकारी को कोविड-19 की वजह से खोया है। नैनीताल के अपर पुलिस अधीक्षक जी की मृत्यु हुई है। तो वैक्सीन, क्योंकि कुंभ के दौरान बहुत सारे पुलिसकर्मी होंगे, वो भी बाहर के लोगों के संपर्क में आएंगे, तो उनके भी वैक्सीनेशन के लिए हम क्या कोई प्रयास कर रहे हैं? वैक्सीनेशन में सभी पुलिसकर्मियों को आपको पता ही है दूसरे कैटेगरी में रखा गया। सबसे पहले हेल्थ, जो फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर हैं, दूसरे पुलिस, वो भी फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर। तो हेल्थ वालों का पूरा होते ही पुलिस का लगेगा। तो हमने ये डिसाइड किया है कि जो कुंभ वाले में जितनी भी फोर्स जाएगी उसको सबसे पहले वैक्सीनेट करवाएंगे। हाँ, क्योंकि कुंभ में ज़्यादा जरूरी होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसके अलावा जो लोग आते हैं, शहर में आते हैं, तो जो होटल है, धर्मशाला है, उन जगहों की भी मॉनिटरिंग होगी, क्योंकि उनको अकाउंटेबल बनाया जाएगा कि उनके यहाँ जो रुक रहा है वो पक्का उसने टेस्ट करवाया हुआ हो। अगर नहीं, बिना टेस्ट करवाए को रखेंगे तो फिर उन पे मतलब कार्रवाई भी हो सकती है। तो ऐसा एक सिस्टम बनाया जा रहा है कि जो नाइट होल्ड कर रहा है वो 100% वो जरूर टेस्ट करा के आए। जी। और जैसे ये महाकुंभ जैसे इवेंट्स होते हैं, बड़े इवेंट्स होते हैं, तो यहाँ पर एक कम्युनिटी पुलिसिंग की भी ज़रूरत होती है कि लोग भी, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं या दुकानदार हैं, उनको साथ में लेकर के ताकि व्यवस्था बनी रहे। इस तरह का भी एक कॉन्सेप्ट। नहीं, बिल्कुल, हमने इसी के दृष्टिगत मैंने हरिद्वार और ऋषिकेश का भी दौरा किया था कुछ दिन पूर्व। और सभी स्थानीय स्टेक होल्डर जितने भी हैं, चाहे वो गंगा सभा है, चाहे व्यापार मंडल है, धर्मशाला आश्रम है, सबसे हमने वार्ता की, मीटिंग की और सबके सुझाव भी लिए। सबके सहयोग से, सबसे मिल करके, सबके समन्वय से जो है कुंभ की व्यवस्था की जाएगी। जी। और पुलिस महानिदेशक बनने के बाद आपने पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए भी बहुत सारे कदम उठाए हैं। तो मैं जो साप्ताहिक अवकाश है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगता है शायद, कि एक छुट्टी तो सबको चाहिए होती है, नहीं तो तनाव बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके बारे में बताइए कि किस तरह से आपने इस फैसले। देखिए, इसकी बैकग्राउंड ये है कि हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उनकी ड्यूटियाँ भी नॉर्मली 12 घंटे की लगती हैं। और अगर नेशनल एवरेज की बात करें, एक सर्वे में 13 आवर्स आया है पुलिसकर्मियों का नेशनल पर डे वर्किंग आवर्स। उसका कारण ये कि 12 घंटे की तो नॉर्मल लग गई, कभी कभी इमरजेंसी में बुला लिया, कभी कोई बड़ी दुर्घटना हो गई, कोई मर्डर हो गया, तो उसमें फिर दिन रात लगे हुए हैं। तो इसलिए एवरेज 13 घंटे है। तो उसके, और दूसरा उसमें ये कि संडे भी कोई ऑफ नहीं है, क्रिमिनल तो कोई छुट्टी लेता नहीं है जी। थाने तो 24 घंटे 7 दिन खुले रहते हैं, थाने चौकियाँ। तो इसलिए उसकी ड्यूटी जो है बेचारे की लगातार चलती रहती है जब तक कि वो उसको छुट्टी ना ले। जो छुट्टी है, साल में 1 महीने की छुट्टी अलाउड है। तो कभी कभी मान लिया 1 महीने से 2 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, हाँ। तो एक आदमी 60 दिन तक नॉन स्टॉप बिना ब्रेक के चल रहा है तो उसके लिए हैवी तो हो ही जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने ये किया है कि भाई चाहे हम डेली वर्किंग आवर बढ़ा दें, पर वीकली एक टाइम उसे रेस्ट जरूर दें, जिससे वो अपनी जो रोज़मर्रा की आवश्यकताएं हैं या कोई फैमिली की आवश्यकताएं हैं या कोई हेल्थ चेकअप कराने हैं, या बच्चों के कोई स्कूल एजुकेशन के इश्यूज हैं, या अपने ही कपड़े धोने हैं, तो ये सारे काम वो कर सके। तो वीकली रेस्ट का हमने एक अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं एक प्रकार से उसको
पायलट मोड में लिया, उसको ट्रायल पे लिया कि क्या हमारी काम चल जाएगा कि नहीं चलेगा। तो मतलब ये है कि स्टाफ की कमी है जिसकी वजह से छुट्टी नहीं, तो इस दिशा में भी हम कुछ कोशिश करते हैं कि ताकि छुट्टी तो सबको मिले एक हफ्ते में। कोशिश करते हैं, पर सरकार की भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, क्योंकि वित्त तो अनलिमिटेड तो है नहीं। और आप देख ही रहे हैं कि पुलिस की ड्यूटियां बढ़ती जा रही हैं। जैसे ट्रैफिक देखिए, नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। ट्रैफिक कभी उत्तराखंड जब बना 4 लाख गाड़ियां थी, आज 30 लाख गाड़ियां हैं, तो कहाँ जाएंगी वो? तो हमारा एकदम से चैलेंज, चुनौती बढ़ गई ना। साइबर क्राइम एक नया क्राइम पैदा हो गया, जिंदगी ऑनलाइन होती जा रही है, उसमें इवन पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, नौकरियां ऑनलाइन हो रही हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो रहे हैं, तो क्रिमिनल भी ऑनलाइन हो रहे हैं। तो साइबर ठगी, साइबर बुलिंग, तो दुनिया भर का नया साइबर क्राइम है, वो नई चुनौती, उसके लिए मुझे नई मैन पावर चाहिए। बिल्कुल, हम समझ गए ना। तो पुलिस की चुनौतियां हमेशा, ड्रग्स एक नया चैलेंज आ गया है, तो चुनौतियां बढ़ती रहती हैं, इसलिए हमारे आदमी जो हैं उसके वर्किंग आवर्स बढ़ते रहते हैं। तो ये जो अभी 9 जिलों में साप्ताहिक अवकाश की बात कही है, ये जो पर्वतीय जिले हैं, मैदानी जिले में भी ये बारी आएगी, वहाँ के बारी आएगी। मैं कुंभ के बाद उसको यहाँ पे ट्रायल में लूंगा जी। कुंभ एक बारी हो जाए, क्योंकि कुंभ में हमारी एक्स्ट्रा ड्यूटी गई, उन्हीं जिलों से कटी। तो मान लिया मेरे 1000 आदमी से, उसमें से 200 कुंभ गए, तो 1000 की ड्यूटी अब 800 को ही करनी है जी। तो उनका वर्कलोड बढ़ गया। तो मैं सोच रहा हूँ कुंभ खत्म होने के बाद मैदानी जिलों में भी इसका फायदा पहुंचाएंगे जी, ये अच्छा होगा। और एक और भी बात आपने कही कि जो उनका पुलिसकर्मियों का जो हैप्पीनेस लेवल है कि वो भी बरकरार रहे, और कुछ एक समिति भी बनाई है आपने, पुलिस जन समाधान समिति इस तरह की, तो ताकि उनकी समस्याएं जो हैं वो सुलझाई जा सके। देखिए, जो हमारा हैप्पीनेस कोशेंट है, पुलिसकर्मी हमेशा तनाव में रहता है, और जब आदमी, बाकी लोग त्यौहार मना रहे होते हैं, वो उस टाइम डबल ड्यूटी पे होता है। आपको पता है, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, तो डबल ड्यूटी पुलिस की रहती है, क्योंकि उन दिनों और तनाव रहता है। बिल्कुल, उसको और सड़कों पे रहना होता है। तो ऐसे में उसको हम चाह रहे हैं कि उसकी लिविंग कंडीशंस बेटर हों, तो उनका हैप्पीनेस कोशेंट भी हमने उनकी पुलिस जन समाधान समिति बनाया है कि जिससे उनकी जो समस्याएं हैं, तो ऑनलाइन हमें व्हाट्सएप पे आ जा रही हैं, तो 90% का हम उसी पे समाधान कर दे रहे हैं। अच्छा, तो वो व्हाट्सएप पे समस्याएं आपको भेज सकते हैं, जिस पे हमने पूरा, जिसको मान लिया एसपी लेवल का काम है, डीआईजी का, आईजी का, सबसे हम करा करके यहीं से एक सिंगल पॉइंट दे दिया उनको, यहीं से उनको जवाब चला जाता है, या तो समस्या सोल्व हो जाती है, या उन्हें बता दिया जाता है कि आपकी अभी सोल्व होने लायक नहीं, या ये कह दिया जाता है कि 6 महीने बाद होगी। मान लिया वो ट्रांसफ़र चाहता है कोई, क्योंकि विभाग के रूल भी हैं ना, तो उन सबको देखते हुए हम उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। उनकी लिविंग कंडीशंस के लिए हमारी बैरक्स की हालत बहुत ख़राब होती थी, उसमें मैंने काफ़ी चेंज किया, बहुत एकदम से अपग्रेड कर रहे हैं उनको। क्योंकि देखिए, अब पहले जो हमारा जवान था, उसके 20 साल पहले, हम 30 साल पहले नौकरी में हैं, तब में और अब में उसकी लिविंग कंडीशन में दिन रात का फ़र्क आ गया। बिल्कुल, पहले हमेशा जवान के पास जो है कभी मोटरसाइकिल भी नहीं होती थी, आज तो 4 व्हीलर भी है कुछ लोगों के पास, तो वो एक हायर लिविंग स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट करता है। जबकि हमारे थाने चौकियों के, पुलिस लाइनों के बैरक्स पहले बहुत ही बिलो एवरेज लेवल, तो अब हमने उनका भी स्टैंडर्ड अप कर दिया है, अभी कर ही रहे हैं, आधी जगह हो गया, आधी जगह और हो जाएगा, जिससे कि उनकी लिविंग कंडीशन में और सुधार हो। ठीक है। और अभी आपने पहाड़ों का भी दौरा किया था, आप गढ़वाल में गए थे, कुछ जिलों में गए थे, तो वहाँ किस तरह की समस्याएं आपको पुलिस कर्मियों की देखने को मिलती है? पहाड़ में क्राइम तो कम है जी, किंतु जो पब्लिक के, पहली तो प्रायोरिटी हमारी पब्लिक है ना, पुलिसकर्मी तो हम कहते हैं बाद में, सबसे पहले हमें लोगों को अच्छा रिजल्ट देना, अच्छी पुलिस व्यवस्था देनी है। तो पहाड़ों में भी ट्रैफिक और ड्रग्स और साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, क्योंकि साइबर क्राइम तो देखता नहीं कहाँ बैठे हो आप, ऑनलाइन बैठे हो। क्रिमिनल भी कभी नाइजीरिया से क्राइम कर लेता है जी, कभी कहीं अरुणाचल से कर रहा होता है, तो ऑनलाइन क्राइम बड़ा टफ हो गया। तो पहाड़ों में जबकि नॉर्मल क्राइम बहुत कम था, इसलिए वहाँ पुलिसिंग कम थी पहले, पर अब धीरे धीरे वहाँ पे ट्रैफिक की समस्या बढ़ती जा रही है, ड्रग्स की समस्या बढ़ती जा रही है, और साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। तो ये सब इश्यूज लोगों से समझे और फिर वहाँ पे इनकी अप्रोप्रिएट व्यवस्था हम कर रहे हैं, और यही है हमारा तो प्रयास। लोगों को भी मुझे लगता है लिटरेट करने की जरूरत होती होगी, मतलब पुलिस और लोग, सब लोगों को ये साइबर क्राइम की बहुत ज्यादा जरूरत, सोशल मीडिया, ड्रग्स में भी, क्योंकि जब तक हम डिमांड साइड को कंट्रोल नहीं करेंगे तो खाली सप्लाई साइड को कंट्रोल करने से काम नहीं चलेगा। जब मार्केट में डिमांड होगी तो कहीं ना कहीं से लोग सप्लाई कर ही देंगे। तो उसके लिए डिमांड कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि हम युवा पीढ़ी को सकारात्मकता की तरफ ले जाएं, उनको जो है
उनकी ऊर्जा जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए, नेगेटिव में ना जाए जी। तो जब अगर वो अपनी एनर्जी को स्पोर्ट्स में लगाएंगे, एकेडमिक्स में लगाएंगे, कल्चरल एक्टिविटीज़ में लगाएंगे, तो ये ड्रग्स जैसी नेगेटिव चीज़ें छूटेंगी। जब वो चीज़ें कम होंगी तो डिमांड कम होगी, तो कंट्रोल होगा। इसके लिए अभी तो स्कूल कॉलेज बंद हैं, लेकिन स्कूलों में भी बहुत ज़्यादा कार्यक्रम आप लोगों ने किए, अवेयरनेस कैंप लगाए कि किस तरह से युवा, क्योंकि नशा पहाड़ों की एक बड़ी समस्या बन गया है, पूरे देश में ही बढ़ता जा रहा है। पहाड़ भी उसे अछूते नहीं है, मतलब खाली पहाड़ की समस्या नहीं है। अच्छा। खासकर मैं जो नार्कोटिक ड्रग्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। तो एक तो साइबर क्राइम की बड़ी चुनौती है जो हमें लगता है और हम सब को लगता है कि हम कहीं ऐसा ना हो कि अनजाने में ही साइबर क्राइम का शिकार बन जाए, तो इसके लिए लोगों को भी एक लिटरेट होने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। साइबर क्रिमिनल्स तो आजकल नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। मान लिया आप फेसबुक पे हैं, आपकी बिना गलती के वो क्या कर रहा है, आपकी फ़ोटो उठा ले रहा है और एक नया फेसबुक प्रोफाइल बना दे रहा है आपके नाम से, और फिर उस नाम से लोगों को रिक्वेस्ट भेज रहा है कि मेरे को 10,000 की ज़रूरत है, 50,000 की ज़रूरत है, मैं इमरजेंसी में हूँ, है ना। तो ये सब साइबर फ्रॉड है और आम आदमी को समझ जाना चाहिए कि साइबर फ्रॉड्स क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं, और इससे पहले कि मैं कुछ उसके जाल में आऊँ, आपसे सीधे बात कर लें कि भाई आपको एक्चुअल में आप ही हैं या कोई और है। बिल्कुल, हाँ। है ना। तो लॉटरी के नाम से, नौकरी के नाम से, बड़े बिजनेस के नाम से लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। इसी तरह से सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया पे ह्यूमन रिलेशन भी बनने लग गए, उसमें बड़े बड़े फ्रॉड आ गए हैं। कोई किसी लड़की की फ़ोटो लगाएंगे और कोई और पीछे कोई और गैंग होगा। तो इन सब से हमें बचने की ज़रूरत है। और महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, बीच में हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर भी बीच में जारी किया गया था महिलाओं के लिए, और थाने तो अलग से ही हैं। तो इस दिशा में महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए क्या कुछ आप पहल कर रहे हैं? महिला सुरक्षा पे हम लोग कटिबद्ध हैं, और अभी तो हमने जैसे डायल 112 से सब लिंक कर दिया है जी। आप 100 नंबर डायल करिए या 112 डायल करिए तो हमेशा आपको रिस्पांस मिलेगा। प्रदेश के किसी कोने से भी करें, आपके पास हमारा जो है एक आदमी जरूर पहुंचेगा, कोई ना कोई। महिला सुरक्षा के लिए हमने मतलब एक प्रकार से डबल व्यवस्था कर दी है। महिला सुरक्षा हेल्पलाइन भी है और ये डायल 112 भी है। 100 नंबर है और 112 नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। और मैंने ऐसा भी पढ़ा था कि जो महिला थाने हैं वहाँ शिकायतें ही नहीं होती हैं, मतलब ये अवेयरनेस की कमी है या महिलाएं अपने हक का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं या कुछ इस तरह की, कि वहाँ पर नहीं शिकायत पहुँच रही है। तो मतलब इनका हमने ये भी असेस किया कि कितना मतलब नतीजा कैसा आ रहा है, या व्हाट्सएप नंबर पे किस तरह का रिस्पांस आ रहा है। महिला थाने ना प्रदेश में 2 ही हैं और वो प्रयोग असफल ही है। एक श्रीनगर में, एक अल्मोड़ा है। तो वो क्योंकि महिला तो वहीं जाएगी ना जहाँ रहती है, नजदीकी थाने में अपने। तो हमने क्या किया, सभी थानों को महिला फ्रेंडली बना दिया है। अच्छा। उसका कॉन्सेप्ट ये था कि उस थाने में सभी महिला स्टाफ होगा तो महिलाओं को जाने में डर नहीं लगेगा। किंतु हम कह रहे हैं भाई हमें पुरुष वाले थाने में जाने में क्यों डर लगे, पुलिस तो पब्लिक के लिए बनी है। डर तो बदमाश को लगना चाहिए ना, आम नागरिक को या महिला को या बच्चों को नहीं, थोड़ी लगना चाहिए। तो हम जो है हर थाने को महिला फ्रेंडली, चाइल्ड फ्रेंडली बना रहे हैं। तो मतलब वहाँ महिला स्टाफ जरूर हो। हर थाने में एक महिला सब इंस्पेक्टर और 4 महिला कांस्टेबल हैं आज हमारे। जी। तो और आज आपने एक बच्चों का भी एक थाना, मतलब बच्चों के लिहाज से ये क्या चीज़ है, इसके बारे में बताइए। ये भी चाइल्ड फ्रेंडली कॉर्नर है थाने के अंदर। हमने हर थाने के अंदर ही एक चाइल्ड फ्रेंडली रूम बना दिया है। ये एक्सपेरिमेंटली सबसे पहले डालनवाला थाने में किया, फिर हर जिले में एक एक थाना करेंगे। धीरे धीरे हम उसको सभी थानों में लागू करेंगे। जैसे महिलाओं का तो हर थाने में महिला हेल्प डेस्क है। बच्चों वाले में सोच ये है कि बच्चा जब थाने पे आता तो उसके मन में तो बचपन से डर होता है थाने का। पेरेंट्स भी कहते हैं भाई तू मान जा नहीं तो पुलिस को बुला लेंगे, तो उसको पुलिस से डरा के रखते हैं। तो पुलिस से वो डरे ना, उसको भय न लगे, और वहाँ करके वो कोई ऐसा न लगे कि कहाँ आ गए, यहाँ तो सब वर्दियाँ हैं, हथियार हैं, ये सब है। तो इसके लिए हमने एक चाइल्ड फ्रेंडली कॉर्नर किया है, क्योंकि बच्चा वहाँ विक्टिम के रूप में भी आ सकता है। कुछ बच्चे वहाँ एक्यूज के रूप में भी आते हैं जिनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। और कुछ बच्चे जो है पेरेंट्स के साथ आते हैं। तो हमें बच्चों को थाने आके अजीब ना लगे और उनको चाइल्ड फ्रेंडली माहौल दिखे, इसलिए एक चाइल्ड फ्रेंडली कॉर्नर बना दिया है। और ये जो मतलब कुछ बच्चे हैं जो रेलवे स्टेशन पे हैं या भिक्षावृत्ति में जुड़ गए हैं या अब किसी गलत प्रवृत्ति की तरफ आ गए हैं, तो उनके लिए क्या कुछ अलग से पुलिस
करती है व्यवस्था? जो बच्चे भिक्षावृत्ति में हैं उनके लिए हमने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन मुक्ति। जी। मुक्ति कहाँ से? भिक्षावृत्ति से मुक्ति। तो उस ऑपरेशन के माध्यम से हमने पूरे प्रदेश में 2200 बच्चों को आइडेंटिफाई किया और फिर हमने एक अभियान चलाया, भिक्षा नहीं शिक्षा दो, उसी मुक्ति ऑपरेशन मुक्ति के अंतर्गत, कि बच्चों को भिक्षा की जरूरत नहीं, शिक्षा की जरूरत है। हम भिक्षा देते हैं तो उनके पेरेंट्स उनको दोबारा भिक्षा मांगने भेजते हैं, क्योंकि इसका मतलब हम उन्हें भिक्षा में और ज़्यादा डिपेंडेंट बना रहे हैं। तो इसलिए उनको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, उनको स्कूल में डालने की ज़रूरत है। तो हमने उनमें से करीब 750 बच्चों को स्कूलों में डाल दिया है। अच्छा, हाँ 750 बच्चों को स्कूल में ऑलरेडी लोगों के सहयोग से, एनजीओज के सहयोग से। तो वो लोग वापस नहीं, वो कभी गए ही नहीं थे, बचपन से उनको भिक्षा में डाल रखा था। तो पहली बार, हाँ जब पहली बार उनको शुरू में बड़ा अजीब लग रहा था, बस धीरे धीरे सेटल हो गए। तो ये हमारा अभियान है ऑपरेशन मुक्ति, इसको और आगे बढ़ाएंगे। और आप भी एक बात लगातार कहते हैं कि पुलिस ऐसी हो कि आम व्यक्ति उससे ना डरे, बदमाश डरे, लेकिन आम व्यक्तियों के साथ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग पुलिस को देखकर ही गलती कर जाते हैं, उनके अंदर जो डर आता है या जो एक ऐसी फीलिंग आती है, तो इसके लिए भी देखिए वो बिल्कुल सही है। पुलिस बनी तो समाज के लिए है ना, समाज की सुरक्षा के लिए बनी है। तो आम नागरिक जो कानून का पालन कर रहा है वो पुलिस से क्यों डरे? तो उसमें पुलिस का डर नहीं होना चाहिए। पुलिस का डर बदमाश में होना चाहिए, कानून के तोड़ने वालों में होना चाहिए। तो ये हमारी एक मेरी धारणा है। और दूसरा मैं कहता हूँ पुलिस को विक्टिम ओरिएंटेड होना चाहिए, पीड़ित केंद्रित, जिससे कि हम पीड़ित के पक्ष में निर्णय लें। क्योंकि हमारे समाज में हो क्या रहा है कि जो रिच है और जो इन्फ्लुएंशियल है उसको जस्टिस आराम से मिल जाता है। तो जस्टिस की जरूरत किसे है? इसका मतलब पीड़ित को, जो गरीब है, जो ऐसा है। और इसलिए मैं कहता हूँ पुलिस को उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उसको कैसे न्याय दिलाएं, इस पे पूरा फोकस होना चाहिए हमारा। जी। और इसके अलावा ऐसा भी है कि मान लीजिए कि पुलिस की जांच से कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, उसे लगता है कि हम दोबारा अपील करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, तो भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहां पर वो अपनी बात रख सकता है कि मैं नहीं संतुष्ट हूँ? नहीं, बिल्कुल है। बेसिक काम तो पुलिस से संबंधित लोगों का थानों से ही है जी। किंतु अगर वो थाने के वर्क से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो आगे सीओ को, एसपी को, एसएसपी को कंप्लेन कर सकता है, पुलिस मुख्यालय कर सकता है, सीएम हेल्पलाइन बन गई है, उस पे, उस पोर्टल पे कर सकता है। तो फाइनली उसको हम रिव्यू करते हैं, सबसे रिपोर्ट मांगते हैं। अभी मैंने क्या किया है, कुछ केसेस में जहाँ बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हो पाता है तो ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम कर दिया है। अच्छा। सप्ताह में एक बारी मैं ऑनलाइन जो है ऐसे 3-4 केस छांटता हूँ जो मुझे लग रहा है बहुत ज़रूरी है। और जो कंप्लेनेंट है, जो हमारी पुलिस के थानाध्यक्ष हैं और एसएसपी, उन सब ऑनलाइन होते हैं, सबसे मैं करके। तो ये आपकी वेबसाइट जो होगी डिपार्टमेंट की, उसके जरिए ये किस तरह से होता है? नहीं, वो आजकल तो ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कर लेते हैं। अच्छा, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो उसमें बंदा आपसे कनेक्ट हो सकता है? बंदा भी एक तरफ बैठा होता है, थाने वाले भी एक तरफ होते हैं और एसएसपी भी एक तरफ होते हैं। अच्छा, तो वो वहीं पर फिर मामले की सुनवाई की जाती है। सुनवाई हो जाती है। तो इधर आप बहुत सारे बदलाव, जो सकारात्मक दिशा में बदलाव है, उसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसी कोई चीज़ जो आप हमें बताना चाहें, जो अभी आप करना चाहते हैं, जो आप सोच रहे हैं कि हम ये भी करके देखेंगे? अभी बहुत कुछ पाइपलाइन में है। हमने अपनी ट्रांसफ़र पॉलिसी को ट्रांसपेरेंट किया है और जिससे कि सबके साथ न्याय हो सके। अभी हम पुलिस कुछ यूनिफॉर्म जो है हमारी ऑपरेशनल यूनिफॉर्म को और स्मार्ट बनाना चाह रहे हैं। सिटी पुलिस में शॉर्ट वेपन करना चाह रहे हैं, लॉन्ग रेंज वेपन को सिटी पुलिस से ख़त्म करना चाह रहे हैं, जो बड़ी राइफल होती है। अच्छा। हाँ, तो और स्मार्ट लुक आएगी उससे। इसी तरह से हम अपना जो डायल 112 है उसके साथ ज़्यादा वाहनों को जोड़ना चाह रहे हैं। जो चीता पुलिस है 2 व्हीलर, हाँ। और एक पुलिस कंट्रोल की गाड़ियाँ होती हैं 4 व्हीलर्स, उसको स्मार्ट संख्या भी बढ़ाना चाह रहे हैं और स्मार्ट करना चाह रहे हैं, जिससे हमारा रिस्पॉन्स टाइम और बेटर हो सके। तो इसी तरह से हम बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन भी करने के उसमें हैं। कुछ ऐसी ऐप्स बनाएंगे, जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो ऑनलाइन लोगों को मिल जाए जी। तो बहुत सारी सर्विसेज अभी से हमने ऑनलाइन शुरू कर दी है। पासपोर्ट वेरिफिकेशन अभी ऑलरेडी ऑनलाइन कर दिया है। तो ऐसे ही मतलब स्मार्ट पुलिसिंग के कुछ स्टेप्स उठाने वाले हैं, जिससे कि हमारी पुलिस रिस्पॉन्सिव हो, संवेदनशील हो और लोगों की समस्याओं को मतलब समझे और उनको दूर करे। मतलब और तकनीक का दौर है इस समय, हर कोई तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। तो पुलिसिंग के लिए भी जैसे ड्रोन जैसे तरीके हैं लोग अपना रहे हैं। अभी हम महाकुंभ में भी शायद हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मैं तो कह रहा हूँ हम पुलिस को स्मार्ट बनाना चाहते हैं,
टेक से भी बनाना चाहते हैं, जैसे हमने साइबर क्राइम को बहुत जल्दी कवर किया, ऐसे ही जो सर्विलांस के तरीके हैं, सीसीटीवी के माध्यम से सर्विलांस है, ड्रोन के माध्यम से सर्विलांस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, वो सब कुंभ में भी यूज होगा और डे टू डे पुलिसिंग में भी सबके हम वो अपग्रेड करते जा रहे हैं। इसके लिए पुलिस कर्मियों को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, लगातार अपग्रेड करना पड़ता है जी, क्योंकि आप पुराने से नए तरीके में स्विच कर रहे हैं तो बता रहे हैं। और इसके अलावा जैसे अभी हम फिर से एक बार कुंभ की बात कर लेते हैं कि आप कोई ऐसी खास मतलब लोगों से अपील करना चाहें, क्योंकि स्थानीय लोग भी बहुत जाते हैं स्नान के लिए, बाहर से भी लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, तो क्या कुछ उनकी जानकारी में होना चाहिए अगर वो हरिद्वार जा रहे हैं, महाकुंभ के लिए जा रहे हैं? देखिए, मेरी तो अपील यही है कि महाकुंभ में जो प्रमुख दिन है उस दिन को अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर जाते हैं तो पुलिस के जो भी पुलिस का जो सिस्टम है उसका पालन करें, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी कार्य योजना होती है उसमें और बहुत इमरजेंसी स्कीम्स होती हैं, 10-10, 11-11 लेवल की इमरजेंसी स्कीम्स होती हैं। तो ये जरूर है कि भाई मेन डे पे आएंगे तो उनको 5-5, 6-6 किलोमीटर चलना पड़ता है जी। तो पॉसिबल है, क्योंकि हम एकदम से वो तो एरिया भरा होता है हर की पेड़ी के चारों ओर, तो गाड़ियों को 5-6 किलोमीटर पीछे रुकना पड़ता है। तो उसके लिए तैयार रहें और पुलिस को कोऑपरेट करें। जहाँ वो कह रहे भी, एक बात और है ना, तो सारी गंगा जी है हरिद्वार में, चाहे वो नीलधारा है, चाहे हर की पेड़ी है, चाहे वो उसके आगे रुड़की की ओर जो नहर जा रही है, तो हम सब पे हमने घाट बना दिए दुनिया भर के। तो आप मुख्य घाट के आकर्षण से बचें, आप दूसरे घाटों पर भी जा सकते हैं। मेरा ये अपील है, जिससे कि बड़ी दुर्घटना से बचा जा सके जी। वैसे भी जो शाही स्नान के दिन हर की पेड़ी पे तो अखाड़े ही नहाते हैं, तो उसके आसपास के घाटों पे लोगों को नहाना होता है, बाकी लोगों को, तो इसलिए उनको उसी से खुशी होनी चाहिए कि गंगा जल है सब जगह। बिल्कुल। तो चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए और आप जो प्रयास कर रहे हैं पुलिसिंग को लोगों के लिए बेहतर बनाने, पुलिस कर्मियों के लिए बेहतर बनाने में, उसमें आप सफल हो और कुछ और अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिले, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अशोक कुमार जी, राज्य के पुलिस महानिदेशक। भविष्य में आप पुलिसिंग में और कुछ सुधार देखेंगे, ज़्यादा स्मार्ट पुलिस देखेंगे, मित्र पुलिस को देखेंगे। तो कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।